नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। और आज के इस टॉपिक में हम इस टॉपिक को पूरा एंड करेंगे, इस वीडियो में हम पूरा इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो यूपीपीएससी या यूपीएससी कह लीजिए, यूपीएससी, और इसके बाद में यूपीपीएससी आरओ इन सभी के लिए। और अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है यूपी पीईटी का एग्जाम लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आरओ में भी आपको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से, आज के इस वीडियो से ये कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम सभी घटनाक्रम के बारे में देखेंगे, टाइमलाइन के बारे में समझेंगे। हिंदी मीडियम में ये वीडियो रहने वाला है और इंग्लिश में भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टाइमलाइन को समझेंगे और टाइमलाइन में हम सभी 1904 से या फिर कह लीजिए 1905 यानी बंगाल विभाजन से हम समझेंगे कब तक, 1947 तक, जब देश आज़ाद हो गया है। अब यहाँ से 1947 तक के कंप्लीट टाइमलाइन को समझेंगे और इसके बाद में हम टॉप 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टॉप 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएगा और इससे थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन आपको इसी वीडियो के माध्यम से ये वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टाइमलाइन। तो सबसे पहले आप लोग सभी लोग नोट्स भी बनाते चलिए, बाकी आपको इसकी पीडीएफ एग्जाम वेब एप्लीकेशन से मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी? एग्जाम वेब एप्लीकेशन से मिलेगी। और एग्जाम वेब एप्लीकेशन है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम टाइमलाइन के बारे में देख लेते हैं। टाइमलाइन देखेंगे, सभी जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं, इनकी महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले 1904 की बात की जाए। 1904 में क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जब पारित हुआ था तब इसके वायसराय कौन थे? इस समय भारत के वायसराय कौन थे या गवर्नर जनरल, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि 1858 के बाद में गवर्नर जनरल को किस में डेजिग्नेट कर दिया गया था? वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था कि अब यहाँ पर ये जो होगा वायसराय कहलाएगा, ना कि गवर्नर जनरल। 1858 से पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल होता था। तो ये चीज आप एकदम याद रखिएगा अच्छी तरीके से, कैसे भी ट्रैप करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1904 में जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। कौन थे भाई? लॉर्ड कर्जन थे। ये चीज भी याद रखिएगा। इसके बाद में जो दूसरी टाइमलाइन है वो क्या? 1905 बंगाल विभाजन। यहाँ पर बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? तो ये किया गया था फूट डालो और शासन करो नीति की वजह से। फूट डालो और शासन करो, ये नीति चला रहे थे लॉर्ड कर्जन। तो इसी वजह से, अब लॉर्ड कर्जन अकेले ये नीति नहीं चला रहे, जितने भी अंग्रेज आए थे सभी लोग यही नीति का प्रयोग करते थे और शासन करते थे। फूट डालो शासन करो, ये नीति यूज करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब इसमें फूट क्यों डालो? 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल जो एरिया था वो कैसा था? बिल्कुल खुशहाली भरा एरिया था। क्योंकि 1905 में भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। और कोलकाता में ही कोलकाता जो है वो बंगाल में ही स्थित है। अब इस वजह से जहां पर राजधानी है, आज के समय में ही देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप यूपी से हैं और यूपी में आप देख लीजिए लखनऊ को काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा खुशहाली है, नवाबों का शहर भी बोला जाता है यूपी के लखनऊ को। और जैसे मान लीजिए आप भारत के निवासी हैं, इंडिया के निवासी हैं, आप इंडियन सिटीजन्स हैं और इंडियन सिटीजन्स में आप भारत के निवासी हैं, तो इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और देखिए इसकी राजधानी जहाँ पर नई दिल्ली है वो देखिए कितना अच्छा एरिया है, कितने मतलब सही तरीके से हर एक चीज़, सारी सुविधाएं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस है, यहीं पर मतलब हर एक चीज़ यहीं पर उपलब्ध है। इसी तरीके से 1905 में भी कोलकाता में ही उपलब्ध थी और लोगों में
में यूनिटी भी बहुत थी। तो इसी वजह से इसी यूनिटी को तोड़ने की वजह से बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट में किसको रखा गया था? मुस्लिम को रखा गया था। वेस्ट में किसको रखा गया था? वेस्ट में रखा गया था हिंदू को। और इसके बाद में 1905 में ही एक घटनाक्रम और हुआ था जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते थे, जो एक वही एरिया क्षेत्रीय आंदोलन था। बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, तो वह क्षेत्रीय आंदोलन था। अब इस क्षेत्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था, या बंग भंग आंदोलन भी इसे कहते हैं, तो यह चलाया गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका कई बार एग्जाम में। और गोपाल कृष्ण गोखले का साथ किसने किसने दिया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों लोगों ने गोपाल कृष्ण गोखले जी का साथ दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन 1906, जो अगला घटनाक्रम है 1906 का है। और 1906 में किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और पूछा जाए क्वेश्चन अगर आपसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किसने की थी, तो आप बताइएगा सर 3 लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कौन कौन से 3 लोग थे? एक तो आगा खान हो गए, एक कौन हो गए? आगा खान हो गए, और कौन हो गए? आगा खान हो गए, और दूसरे कौन हो गए? नवाब सलीमुल्ला। तो सलीमुल्ला लिख लीजिए, केवल नवाब सलीमुल्ला। एक तो नवाब सलीमुल्ला हो गए और एक नवाब मोहसिन उल मुल्क हो गए। कौन हो गए? मोहसिन उल मुल्क। तो इन 3 लोगों ने क्या किया था? इन तीनों लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना तो सर 3 लोगों ने की थी। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, इस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो बताइएगा सर इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे आगा खान। आगा खान इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अधिवेशन हुआ कहाँ था? ढाका, बांग्लादेश में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1906 में इसका अधिवेशन हुआ था। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 1906 में। अगर प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए, यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बने थे? आगा खान प्रेसिडेंट बने थे। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला टाइमलाइन क्या है? 1907 सूरत अधिवेशन, या कांग्रेस में फूट या सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें सर क्या हुआ था? इसमें जो कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, इसी को हम सूरत विभाजन भी कहते हैं, सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। इसमें फूट कैसे पड़ी थी? इसमें 2 तरीके से फूट पड़ी थी। एक तो गरम दल हो गया था, और दूसरा कौन सा हो गया था? नरम दल। गरम दल और नरम दल 2 भागों में विभाजित हो गए थे। गरम दल के नेता कौन कौन से थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे। और अरविंद घोष भी इसी में आ जाते थे। अगर नरम दल की बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू, NC केलेलकर, चितरंजन दास, और ये सभी क्या थे? ये नरम दल के नेता थे। तो इस वजह से दोनों में विभाजन हो गया था, तो इसीलिए इस विभाजन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता था। सूरत अधिवेशन कहाँ? सूरत में ही हुआ था, तो इसीलिए से सूरत अधिवेशन या सूरत विभाजन और या कांग्रेस में फूट या कांग्रेस विभाजन के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1907 में। अगले घटनाक्रम की ओर रुख करते हैं। तो 1909 में मॉर्ली मिंटो सुधार हुआ था। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहते थे, जिसमें मिंटो क्या थे? मिंटो वायसराय थे। और मॉर्ली कौन थे? मॉर्ली सेक्रेटरी थे, हमारे भारत के सेक्रेटरी थे। क्योंकि 1858 के बाद में, जब 1857 का जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद में जब गवर्नर जनरल के जो पद को है वो हटा दिया गया था, और उस पद की जगह नया पद लाया गया था वायसराय का। और वायसराय के साथ में एक कौन होता था? वायसराय तो इंडिया में रहता था, लेकिन जो सेक्रेटरी होता था वो ब्रिटिश क्राउन में, मतलब ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया तो ब्रिटिश संसद में बैठता जाकर था वहां पर, और सारी रिपोर्ट देता था वहां के लोगों को। ब्रिटिश संसद मंत्री को रिपोर्ट देता था कि यहाँ पर ये काम चल रहा है, इंडिया में मतलब ये काम चल रहा है, तो इस तरीके से रिपोर्ट देता था। तो सेक्रेटरी ये होता था। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया। क्यों आया? क्योंकि जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग ने 2 डिमांड रखी थी। कौन कौन सी डिमांड थी सर? डिमांड ये थी कि मुस्लिम लीग ने एक तो सेपरेट इलेक्शन मांगा था, पृथक चुनाव मांगा था, कि उनके जो कैंडिडेट होंगे वही खड़े होंगे आपस में, और उन्हीं को वही कैंडिडेट, उनके ही कैटेगरी के लोग वोट देंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति है किसी स्थान पर अगर मुस्लिम खड़ा हुआ है, तो इसके जो वोटर होंगे, इसको जो वोट देंगे वो कौन देंगे? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही इसको वोट देंगे। तो ये इनका पृथक चुनाव था इस तरीके से। और साथ ही साथ में कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी थे, कुछ विशेषाधिकार भी थे जो ये चाहते थे, मुस्लिम लोग चाहते थे। तो मॉर्ली मिंटो सुधार में क्या हुआ? ये वापस से फिर एक बार आ गए कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाएंगे,
फूट डालेंगे और शासन करेंगे। अब इन्होंने यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया कि हम अब मुस्लिम लीग की दोनों मांगों को मानने के लिए तैयार हैं। अब जब मुस्लिम लीग की मांगे मानने के लिए ये तैयार हो गए तो मुस्लिम लीग और ब्रिटिश एक तरफ हो गए और आईएनसी अकेला पड़ गया। आईएनसी कैसा पड़ गया, अकेला। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आईएनसी अब कोशिश नहीं करेगा, आईएनसी पूरी कोशिश करेगा मुस्लिम लीग को अपने यहाँ वापस लाने के लिए, और यह ला भी देगा। कब लाएगा, जब लखनऊ समझौता होगा, जब 1916 में लखनऊ समझौता होगा, उस समय आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि आईएनसी यहां पर मुस्लिम लीग की दोनों डिमांडें पूरी कर देता है। चलिए अगली घटनाक्रम क्या है। अगला घटनाक्रम है 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, इस दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। तो इतनी बात आपको याद रखनी होगी। होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था, 1916 में। किसके द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था और यह भी कब हुआ था, आंदोलन की बात की जाए तो 1916 में ही आंदोलन हुआ था। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था तो बताइएगा सर एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन किया गया था। तो इन दोनों में डिफरेंट है, आप ये चीज याद रखिएगा। अगला घटनाक्रम क्या है, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुआ था, 1916 में। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा क्या चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन चलाया गया था। 1919 में रोलेट एक्ट चलाया गया था। इन सभी के बारे में हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनके सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 1919 में, और यहां पर आपको एक चीज देखनी होगी, रोलेट एक्ट में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2 लोग कौन कौन थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, सत्यपाल थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इन्हीं की गिरफ्तारी की वजह से अमृतसर में एक स्थान है जलियांवाला बाग। अमृतसर में स्थान है कौन सा, जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग। तो ये जलियांवाला बाग एक अमृतसर में एक स्थान है, और इनकी गिरफ्तारी की वजह से, अरेस्ट होने की वजह से, गिरफ्तारी की वजह से जलियांवाले बाग में कई लोग, हजारों की संख्या में पीपल क्या करते हैं, हजारों की संख्या में पीपल्स यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और मीटिंग रखते हैं। क्या करते हैं, मीटिंग रखते हैं। और इसी मीटिंग में क्या होता है, जब ये मीटिंग कर रहे होते हैं तब वहां पर एक आते हैं जनरल रिगनॉल्ड डायर आते हैं, और ये क्या करते हैं, गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार कितनी संख्या में लोग मारे गए थे, तो बताइएगा सर 379 ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार यहां पर मारे गए थे, और 1000 लोग इंजर्ड हुए थे। जबकि इंडियन रिकॉर्ड क्या कहता है, तो इंडियन रिकॉर्ड भी जान लेते हैं। इंडियन रिकॉर्ड कहता है कि लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 1500 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो ये इंडियन रिकॉर्ड कहता है। अगला जो घटनाक्रम है वो कौन सा है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। अब इसी के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है, इसी के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाती है, साइमन कमीशन, जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, सर जॉन साइमन होते हैं। और इसी साइमन कमीशन, ये इसकी नियुक्ति कब होती है, 1927 में होती है। 1927 में जब इसकी नियुक्ति हो जाती है, और 1928 में जब ये भारत आता है, कहाँ पर आता है, बॉम्बे में आता है। बॉम्बे में ये भारत आता है। और जब जैसे ही ये भारत आते हैं, इसमें 7 मेंबर होते हैं, और 7 मेंबर कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं, यानी ब्रिटिश होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटिश होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया है, व्हाइट कमीशन इसका नाम रख दिया गया है। क्या रख दिया जाता है, व्हाइट कमीशन इसका नाम रख दिया जाता है। और व्हाइट कमीशन नाम रखने की वजह से, और यहाँ पर नारे भी लगते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय नारे लगाते हैं, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा देते हैं कौन, लाला लाजपत राय। जब ये नारा दे रहे होते तब इन पर क्या कर दिया जाता है, लाठी चार्ज कर दी जाती है। और लाठी चार्ज होने की वजह से इनके सर में चोट लगती है, और ये कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहते हैं, और हॉस्पिटल में रहने के बाद में वहां पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, 1919 में। इसके बाद में 1920 में एक आंदोलन स्टार्ट होता है, खिलाफत आंदोलन जिसे कहते हैं। खिलाफत आंदोलन जो अली ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स इनके द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, मुस्लिम लीग
और अली ब्रदर्स द्वारा चलाया गया था। मुस्लिम लीग, आप मतलब ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के द्वारा ये चलाया गया था। अब मुस्लिम लीग यहाँ पर खिलाफत आंदोलन क्यों चला रही थी? क्योंकि एक पोस्ट थी इनकी, एक मतलब जो धर्मगुरु कहलाते थे, रिलीजियस एक तरीके से जो धर्मगुरु हैं इनके, तो उनकी एक पोस्ट थी खलीफा की, कैलिफ या खलीफा की पोस्ट थी। तो टर्की में इस पोस्ट पर क्या कर दिया गया, इसका हनन कर दिया गया, इसको गिरा दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, मुस्लिम लोगों को अपनी इंसल्ट फील होती है। जैसे उन्हें इंसल्ट फील होती है तो वहाँ के लोग, जो टर्की के मुस्लिम लोग थे, वो क्या करते हैं, आंदोलन स्टार्ट करते हैं। अब जब वहाँ के लोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर भारत में भी असहयोग आंदोलन लगभग स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो वहाँ पे जितने भी लोग मारे गए उनको न्याय दिलाना था, और उनको न्याय दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया तो इसी वजह से खिलाफत आंदोलन भी उसी के साथ में प्रारंभ हो गया था। तो याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1920 में। कब तक चले ये दोनों, तो ये दोनों बताइएगा सर 1922 तक चले। 1922 तक क्यों चले सर, तो यहाँ पर एक डेट पड़ती है 5 फरवरी 1922। स्थान पड़ता है गोरखपुर। गोरखपुर में एक जेल पड़ती है जिसे बोलते हैं चौरी चौरा। तो इसी घटना को चौरी चौरा हत्याकांड भी कहते हैं। किस घटना को, क्योंकि इस जेल में जाकर जो लोग वहाँ के आक्रोश में आई हुई जनता होती है, वो क्या करती है, वहां पर जेल में आग लगा देती है, तो जिससे कई पुलिसमैन 22 पुलिसकर्मी वहां पर मारे जाते हैं। लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। तो इस वजह से एक चौरा चौरी हत्याकांड होता है, जिसे जो 1922 में हुआ था, और इसी हत्याकांड की वजह से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं। तो सर बताएगा, क्या ये जरूरी था कि असहयोग आंदोलन रुक जाना चाहिए? काफी लोग इस पे उंगली भी उठाते हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों रोका गया है, वो तो चौरा चौरी हत्याकांड गोरखपुर में हुआ है, तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन क्यों रोका गया है? तो इसकी वजह क्या है, तो देखिए, गांधी जी जानते थे कि अगर हमने असहयोग आंदोलन नहीं रोका, और ये यहाँ पर इतना बड़ा इतनी बड़ी एक घटना हो गई, घटनाक्रम हो गया है, तो इसमें अगर जरा सी भी ब्रिटिश को भनक हुई, और इसमें देखिए उन्हें पता तो चली गया था, अब यहाँ पर उन्हें जैसा ही लगेगा ना, अगर वो उन्हें बदला निकालना होगा, रिवेंज लेना होगा, तो वो भरी जनता में, यहाँ असहयोग आंदोलन में लाखों की जनसंख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, तो भरी जनता में वो क्या कर देंगे, गोलीबारी चला देंगे, और गोलीबारी करने से लाखों लोगों की जान जा सकती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों की गई, यहाँ पर लाखों की जान जा सकती है। तो इन्हीं सबको देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और असहयोग आंदोलन वहीं पर छोड़ दिया। इसके बाद में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, जिसके बारे में बता दिए है। 28 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। 29 में क्या होता है, केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करते हैं भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया जाता है। 1929 में क्या होता है, 1929 में बताइएगा सर, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है, कौन सा अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। यहाँ पर किसकी मांग की जाती है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। इस अधिवेशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इस अधिवेशन के चेयरमैन थे, या प्रेसिडेंट थे, कह सकते हैं प्रेसिडेंट। इसके बाद में 1930 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसे हम किस नाम से और जानते हैं, डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। डांडी मार्च, क्योंकि यहाँ पर लगभग 24 दिन की डांडी मार्च होती है। अब इस यात्रा में 240 मील 78 सदस्यों के साथ गांधी जी स्टार्ट करते हैं, और 240 मील चलकर नमक कानून को तोड़ते हैं। इसीलिए इसे क्या है, साल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, साल्ट सत्याग्रह भी जाना जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए, और अन्य सभी कुछ चीजों को जो चल रही थी उस समय की, उन चीजों को रोकने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन कहां पर किया जाता है, लंदन में किया जाता है। लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, पहले, दूसरी और तीसरी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, जिसमें पहली कब होती है, 1930 में। पहली कब होती है, 1930 में। दूसरी कब होती है, 1931 में। तीसरी होती है 1932 में। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, दूसरी भी फेल हो जाती है सर, तीसरी भी फेल हो जाती है। क्या रीजन रहा था कि तीनों राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, गोलमेज सम्मेलन है, वो तीनों फेल हुए थे?
तो इसके बीच में पहली और दूसरी के बीच में आप एक चीज और ऐड करिएगा, इसमें ऐड करेंगे आप 1931 में ये क्या हुआ है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट भी होता है। ये गांधी इरविन पैक्ट क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। पहले हम तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देखते हैं। तो ये तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये तीनों फेल इसलिए होती हैं क्योंकि पहली में और तीसरी में इसमें आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करती है, आईएनसी नॉट पार्टिसिपेट, आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करती, प्रतिभाग नहीं लेती है। किसमें किसमें नहीं लेती है, पहली में और तीसरी में, पहली और तीसरी में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो इसलिए ये दोनों तो इस वजह से कैंसिल हो जाती हैं। इसके बाद में जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है और आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करती है, तब जो उस समय के वायसराय हुआ करते थे इरविन, इरविन क्या करते हैं, गांधी जी को बुलाते हैं और बोलते हैं, एक समझौता करते हैं, गांधी इरविन समझौता के नाम से जिसे जाना जाता है। उसमें समझौता करते हैं कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिए, मतलब उन्हें समझौते में आग्रह करते हैं इरविन गांधी जी से कि आप गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करिए, कम से कम अटेंड तो करिए, वहां पर आप उनकी बातें सुनिए, उनकी शर्तों को सुनिए, क्या उनकी शर्तें हैं, सब चीजों को सुनकर आप एक बार देखिए। तो इस हिसाब से जब ये बात हो जाता है, समझौता हो जाता है, तो इसके बाद में क्या होता है कि 1931 में जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें गांधी जी यानी आईएनसी पार्टिसिपेट करती है। जब आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे गांधी जी, तो गांधी जी जब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब आईएनसी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आईएनसी जब पार्टिसिपेट कर लेती है तब इसमें क्या होता है कि कुछ शर्तें ऐसी रख दी जाती हैं जिसको गांधी जी को स्वीकार नहीं होती हैं और गांधी जी मना कर देते हैं, तो इस वजह से दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगभग फेल साबित हुई। लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आईएनसी की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था महात्मा गांधी जी ने। पहले और तीसरे में पार्टिसिपेट नहीं किया था, प्रतिभाग नहीं लिया था। अगर पूछा जाए क्वेश्चन की जो शेड्यूल कास्ट है इनको रिप्रेजेंट किसने किया था भारत की तरफ से, तो बताइएगा सर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने इस पर पार्टिसिपेट किया था। अगर पूछा जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कौन बात कर रहा था, कौन चर्चा में रहा था, या फिर किसने रिप्रेजेंट किया था वुमेन को लेकर, तो वुमेन को लेकर रिप्रेजेंट किया था सरोजिनी नायडू ने। किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। 1932 में एक घटनाक्रम और घटता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा। 1932 में यह घटनाक्रम और होता है पूना पैक्ट। 1942 में एक घटनाक्रम होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आजादी के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन। यह गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन होता है, गांधी जी द्वारा। और इस आंदोलन में गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो, करो या मरो, ये नारा देते हैं, करो या मरो। किस आंदोलन में देते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में नारा देते हैं गांधी जी, करो या मरो। इसके बाद में 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आता है और बताता है कि आप हमारे साथ युद्ध में मेरा साथ दीजिए, इसके बाद में हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, तो वहाँ पर कौन कौन सी पावर थी, कुछ एलाइड पावर थी, कुछ कैसी थी, एलाइड पावर थी, कुछ कैसी थी, एक्सिस पावर थी। तो जो एलाइड पावर थी और कुछ जैसे बड़ी शक्तियाँ थी, कुछ छोटी शक्तियाँ थी। बड़ी शक्तियों के तौर पे कौन कौन था, ब्रिटेन था, USA था, ऐसे इस तरीके से फ्रांस हो गया, तो ये बड़ी शक्तियों के रूप में थे। और छोटी शक्तियों के रूप में जैसे जापान हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे कई देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में जिसने पार्टिसिपेट किया था, तो वे छोटी शक्तियों के तौर पे थे। अब उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश ने कहा, जो क्रिप्स मिशन आया था, इन्होंने कहा था कि आप मेरा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में हम आज़ाद कर देंगे, मतलब आप लोगों को आज़ाद कर देंगे। तो ये बात हुई थी। अब लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम पहले भी आप पे भरोसा कर चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय भी भरोसा कर चुके हैं, तो वहां पर तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, वहां पर तो आज़ाद नहीं किया था। तो इस वजह से क्या है, वहां पर मतलब कोई जो डोमिनियन स्टेटस की बात चल रही थी वो भी नहीं दिया गया था, डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दिया गया था, तो ये बात चल रही थी। तो इस वजह से क्या होता है, क्रिप्स मिशन भी लगभग फेल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत साथ देता भी है, भारत पहले साथ देने के लिए रेडी भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भारत को जो लड़ाई है वो किससे लड़नी पड़ती है, जापान के साथ। और उस समय जापान के साथ अच्छी खासी मित्रता चल रही होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि कई ज़्यादा हमें सपोर्ट मिल रहा होता है उस समय जापान से स्वतंत्रता की लड़ाई में।
इसके बाद में 1943 में क्या होता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है और 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, जिसमें जो चेयरमैन होते हैं पैथिक लॉरेंस। कौन होते हैं? पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन होते हैं। पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन होते हैं। सर एबी अलेक्जेंडर इसके कौन होते हैं? इसके मेंबर होते हैं। और स्टैफर्ड क्रिप्स भी इसके मेंबर बनकर आते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, 23 मार्च 1946 में आया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो कैबिनेट मिशन होता है, इसी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाती है, संवैधानिक सभा की स्थापना की जाती है, जिसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं? इसके प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, जो बाद में कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। कौन बनते हैं? प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद में 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होता है और इसी निर्वाचन में प्रेसिडेंट चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती है? 1946 में होती है। और 1946 में जब अंतरिम सरकार की स्थापना होती है तो इसमें कई सदस्यों को चुना जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुना जाता है। और 1947 में भारत के विभाजन की योजना आ जाती है, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। माउंटबेटन प्लान किसे कहते हैं? भारत विभाजन की योजना को माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इसके बाद में 1947 में भारत देश को आज़ादी मिल जाती है। भारत देश को आज़ादी मिल जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में। प्रश्नोत्तर कौन से हैं? पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे महात्मा गांधी। क्वेश्चन पढ़ेंगे, बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर पड़ता है ये? अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोहन सिंह भक्काना। सोहन सिंह भक्काना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? सन 1915 में महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा हर हालत में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? 1915 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और कौन? गरम दल। नरम दल और गरम दल दोनों क्या होते हैं? नरम दल और गरम दल दोनों क्या होते हैं? एकता हो जाती है। तो बताइएगा सर। 1916 के अधिवेशन में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो ये की थी लखनऊ अधिवेशन में। कब की थी? लखनऊ अधिवेशन। ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में ही हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी मार्च 1916 में। कहां पर की थी? पूना में की थी। तो ये चीज भी याद रखिएगा। इसके बाद में अगला देखिए क्वेश्चन, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की गई थी? एनी बेसेंट द्वारा। तो सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और इसी लीग को क्या आंदोलन के नाम से भी जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? आंदोलन के नाम से। इसको नोट कर लीजिए, आंदोलन। आंदोलन के नाम से भी करते हैं, क्योंकि आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुरुंडेल ये इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा था? किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसीलिए भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी जी को कहा जाने लगा। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां की थी? अहमदाबाद में की थी 1916 में। 1916 में और कौन सा घटनाक्रम होता है? 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। और इस लखनऊ पैक्ट में क्या होता है? 1916 में इस लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग और कौन हो जाएगा? आईएनसी हो जाएगा। मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों एक साथ मिल जाते हैं।
चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने प्रेरित किया था। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने किया था। इसके बाद में भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? कहाँ पे पूछा गया है सत्याग्रह का? कहाँ पर भारत में पूछा गया है? तो चंपारण बिहार में किया था। कहाँ पर किया था? चंपारण बिहार में किया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो बताइएगा सर। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों के की कौन सी प्रथा समाप्त करनी थी पड़ी? तो तिनकठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी। कौन सी प्रथा? तिनकठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी चंपारण विद्रोह की वजह से। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, कौन सी हड़ताल? भूख हड़ताल पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी ने तो पहली बार 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए की थी। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में, कहाँ पर? गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन, नो टैक्स मूवमेंट चलाया था। रोलेट एक्ट कब आता? 19 मार्च 1919 को। और रोलेट एक्ट होता क्या है? तो ये एक ऐसा कानून होता है कि जिसमें संदेहास्पद मतलब कोई भी व्यक्ति जिस पर संदेह हो रहा है उस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील करेगा, ना ही तो कोई दलील होगी, और ना ही तो कोई वकील किया जा सकता है। तो ये था रोलेट एक्ट। और इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? तो गिरफ्तार किया गया था सत्यपाल को किया गया था, और सैफुद्दीन किचलू को किया था। किसे किया था? सैफुद्दीन किचलू को भी किया गया था। तो इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी की वजह से, हालांकि कहानी मैंने पूरी बता दी आपको, इनकी गिरफ्तारी की वजह से जलियांवाला बाग में कई लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की थी? तो यह की थी 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह कहाँ पर है? अमृतसर में पड़ता है। और गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी। तो यही था एक कारण जो कि बता चुका हूं। जो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग ही मारे गए थे समिति में, जबकि जो अनुसार कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी हैं पहले से ही। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था? हंसराज ने। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नारायण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था उसके सदस्यों में कितने भारतीय सदस्य थे? 3 भारतीय सदस्य थे। इंडियन जो थे वो कितने थे? वो 3 सदस्य केवल थे। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया था? मदन मोहन मालवीय। और इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो यह जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, जो विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ थे। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? 23 नवंबर 1919 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन में उत्तर में गांधी जी कौन सा आंदोलन शुरू किया था? असहयोग आंदोलन। कब से कब तक? 1920 से 1922 तक। और इसके बाद के घटनाक्रम को और आगे की सभी जानकारी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और आपका वीडियो ऐसा ही रहने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना
बनाए रखते हैं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के मिलेंगे। यहाँ से अगर आपके वहाँ पर क्वेश्चन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको 5 के 5 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, आपके साथ साथ में औरों का भी भला हो जाए, तो सभी के साथ शेयर करिए। जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पर। नंबर नोट कर लीजिएगा 7905407400 पर कांटेक्ट करके आप हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज लेने के लिए भी आप एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पेड कोर्स आपको मिल जाएंगे। यूपी जीके का स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि मात्र 49 रुपए में है। तो अगर देखिएगा, एक बार उसका डेमो वीडियो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो एक बार उसको जरूर लीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको उसमें आपकी उसमें जो सहमति रहे या फिर आपको जो संतुष्टि प्रदान हो, बहुत ही अच्छे तरीके से संतुष्टि प्रदान हो, ऐसी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। चलिए फिलहाल में मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।